नमस्कार, आप फेडर भारत पर इस वीडियो को देख रहे हैं। आज बड़ा ही खास दिन है। दिन खास इसलिए है कि आज हम लोग बड़े गर्व के साथ उस शख्स को याद कर रहे हैं, या कहें उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसने हमें आज़ाद रहने का एक बहुत खूबसूरत मौका दिया और बदले में अपनी जान गंवा दी। आज बात उस शख्सियत की होगी जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आखिरी सांस तक भारत की आज़ादी के लिए लड़ता रहा। आज बात उस शख्स की होगी जिसने अपने परिवार को दांव पर रखकर भारत की आज़ादी का सपना देखा। आज बात उस शख्स की करेंगे जिसने देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया। आज बात होगी चंद्रशेखर आज़ाद की, वही आज़ाद जिनके नाम से अंग्रेजी फौज और अंग्रेजी हुकूमतें खून के आंसू रो दिया करती थी। बहुत लंबा अरसा है लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा, जो उस वक्त की हुकूमतें हुआ करती थी, आज़ाद को पकड़ने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश उनकी तरफ से हुई, पर अंत तक उन्हें आज़ाद का कोई पता नहीं चला। आज़ाद सुर्खियों में लगातार बने रहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद वो नुमाइंदे थे हिंदुस्तान की तरफ से, या कहें वो युवा लीडर हम कह सकते हैं, या कहें वो युवा चेहरे थे जो उस वक्त देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर आगे रहते थे और आवाज़ को बुलंद करते रहते थे जो भारत की आज़ादी के लिए उठ रही थी। आज से करीब काफ़ी साल पहले 1900 का जब दशक था, 1931 का वो साल था, आज ही का दिन यानी 27 फरवरी, जब आज़ाद की एक उस वक्त आज की भाषा में बात करें तो एक एनकाउंटर में मौत कर दी गई थी। मगर भारत ने आज़ाद को शहीद का दर्जा दिया और आज भी बड़े फ़ख्र के साथ हम उनका नाम लेते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता उनका बड़े फ़ख्र के साथ नाम लेते हैं और एक धरोहर के रूप में आज़ाद को याद किया जाता है। आज़ाद की कहानी समझने के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी कहानी सुनने के लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज़ाद की कहानी वो खून खुला देने वाली कहानी है, वो गर्व वाली कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और अंदर ही अंदर एक आत्मविश्वास की वो ज्वाला जगाएगी जिसको आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं किया था। लगभग आज से 90 साल पहले से हम शुरू करें तो आज़ाद आज ही के दिन एक इलाहाबाद में कॉलेज के बाहर एक पार्क में बैठे हुए थे। उनके साथ सुखदेव भी मौजूद थे। आपको पता है भगत सिंह, सुखदेव वो नाम हैं जो बेहद बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आए, जिन्हें अंग्रेज़ी हुकूमतों ने फांसी का दंड दिया, मगर हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए उन्होंने फांसी को अपने गले लगाया। पर आज़ाद वो पहले शख्स थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमतों ने अपने सारे जितने भी उनके पास मतलब कहें कि जितने भी उपाय थे वो सारे किए, मगर चाहकर भी वो आज़ाद को ज़िंदा ना पकड़ पाए। आज़ाद लगातार तमाम कोशिशें करते रहे अंग्रेज़ी हुकूमतों को धूल चटाने की, और अपनी हर कोशिश में वो कामयाब भी हुए। ब्रिटिश हुकूमत का उस वक्त राज था। करीब बात करें तो अब आते हैं 1925 में। 1925 से आज़ाद की कहानी शुरू होती है। शुरू बहुत पहले से होती है, मगर ये वो दिन था जिस दिन आज़ाद हाईलाइट में आए थे, जिस दिन ब्रिटिश हुकूमत के लिए आज़ाद एक बहुत ही खूंखार नाम हो चुके थे। ये वो दिन था जब आज़ाद की तलाश पुलिस बड़े ही बेशकीमती नगीने की तरह कर रही थी। इसे एक मसला था। असल में एक गाड़ी थी जो अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा एक कहीं जा रही थी, जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़जाना था। अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़जाना क्या कहें, हमारे भारत का ख़जाना था। जाहिर सी बात है उस वक्त हुकूमतें उनकी हुआ करती थी, तो वो ख़जाने को लेकर वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक प्री प्लानिंग हुई। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने एक षड्यंत्र बनाया, या कहें देश की आज़ादी के लिए एक कदम उठाया और उस ट्रेन में सवार हुए।
उस ट्रेन में करीब करीब बहुत सारे लोग, हम कहें 30 से 40 या 50 लोगों की एक जत्था उस ट्रेन में सवार हुआ और सबको अपने अपने दायित्व सौंपे गए। सबको एक एक काम दिया गया, जिस काम में वो माहिर थे उन कामों को उन्हें दिया गया। वो पूरा षड्यंत्र था कि उसमें रखे खजाने को लूटना था और अंग्रेजी हुकूमतों को यह एहसास कराना था कि भारतीय क्रांतिकारी किसी के कम नहीं है और हम आज़ादी को लेकर रहेंगे। साथ ही साथ ये दिखाना था अंग्रेजी हुकूमतों को कि भारत का युवा किस कदर जागरूक है और किस तरह अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ सकता है और किस हद तक जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही साथ उस ट्रेन में बहुत सारे लोग मौजूद थे, उसमें राजगुरु मौजूद थे, साथ ही साथ भगत सिंह और बहुत सारे लोग जो उसके बाद लाइमलाइट में आए। मगर चंद्रशेखर आज़ाद को उस कड़ी से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसके बाद सभी लोग पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं लगे। 7 लोग, जिसमें केशव चक्रवर्ती, मुरारी रार, तमाम वो नाम थे जो एक दूसरे 3 डब्बों पर कब्जा किया। अब आप थोड़ा सा डिटेल में जाके समझें तो 3 डब्बों को भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने हिस्से में लिया और सबकी एक एक जिम्मेदारी लगाई। जिम्मेदारी जैसे जो हस्तपुष्ट थे क्रांतिकारी, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो जितने भी गार्ड हैं उनको धूल चटाएंगे। जो तिजोरी तोड़ने में माहिर थे उन्हें तिजोरी तोड़ने का दायित्व दिया गया। तो धीरे धीरे जिसको चैन खींचने का किसी को दायित्व दिया गया। तो बस एक इंतज़ार था कि कब ट्रेन एक सुनसान जगह से निकले और कब उसको रोका जाए और कब अपनी जो वारदात उन्होंने सोची है उसको अंजाम दिया जाए। तो धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और देखते ही देखते रात की छाया कहें या रात का वो कालापन धीरे धीरे अपनी चादर ओढ़ने लगा। और जब चंद्रशेखर को लगा कि ये सही वक्त है, उसके बाद उन्होंने वो कदम उठाया और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ चैन खींच दी। गाड़ी रुकते ही एक कोहराम सा मच गया, जगह बड़ी सुनसान थी, लोग बड़े हैरान थे कि आखिरकार ये चलती ट्रेन को हुआ क्या। पर असल में वो बड़ा ही क्रिटिकल वक्त था जब एक वारदात को हिंदुस्तानी को आज़ाद कराने के लिए और अंग्रेज़ी हुकूमतों को धूल चटाने के लिए एक साजिश की जा रही थी अंग्रेज़ी हुकूमतों के खिलाफ कि अब आज़ादी इस तरह से भी ली जा सकती है, महज शांतिपूर्ण तरह से आज़ादी नहीं मिल रही तो हम ये वाला रास्ता इख्तियार करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब ट्रेन की चैन खींची गई तो ट्रेन रुकी। उसके बाद कुछ आंदोलनकारियों ने ड्राइवर पर हमला बोला, कुछों ने उसके गार्ड पर हमला बोला, क्योंकि सुरक्षा बल उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा तैनात था। तो धीरे धीरे करके उस गाड़ी के उस तिजोरी वाले हिस्से को अपने कब्जे में लिया गया। उसके बाद जाहिर सी बात है उस वक्त बहुत भारी भरकम सामान हुआ करते थे, तो तिजोरी भी बहुत भारी थी। मगर उसके बाद उस तिजोरी को गाड़ी से नीचे गिराया गया और उस तिजोरी को अपने कब्जे में लिया गया। और अब संसाधन की बड़ी कमी थी उस वक्त, ट्रेनों से आना जाना होता था, संसाधन उस तरह से थी नहीं, उतने हाईटेक संसाधन नहीं हुआ करते थे। लोग बाग बैलगाड़ी वगैरह, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, उस वक्त वही पर्याप्त साधन मिलते थे, मगर बैलगाड़ी पर रखकर तो सोना नहीं ले जाया जा सकता था। तो जाहिर सी बात है उसमें अशफाकुल्ला थी, वो तिजोरी बड़ी भारी थी। बहुत लोगों ने कई किताबों में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो वो तिजोरी बहुत भारी भरकम थी, उसे तोड़ने के बड़े नियंत्रण प्रयास किए गए, मगर उसके बाद भी वो नहीं टूटी। उसके बाद अशफाकुल्ला आए और उन्होंने अपने हथौड़ा और छेनी जब उस पर मारी तो तिजोरी बोल गई और तिजोरी अपना सारा सामान निकालकर तिजोरी मतलब तोड़ने में कामयाब हो गए हिंदुस्तान आंदोलनकारी। तो जब हिंदुस्तानी आंदोलनकारियों ने उस तिजोरी को तोड़ा तो उसमें बहुत सारा खजाना था, जाहिर सी बात है कैश बड़ी मात्रा में था। तो उस कैश को लेकर वो पैदल ही लखनऊ की ओर रवाना हो गए और काफ़ी दूर तक चलते रहे पैदल, और पैदल पैदल इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जितनी भी बात की प्लानिंग थी वो पहले से तैयार थी, जितने भी लोगों की इस लूट को अंजाम दिया था उन सब की प्लानिंग बहुत पहले से तैयार थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2-4 दिन का मसला नहीं था। इसकी प्लानिंग बहुत खुफिया तरीके से और बहुत लंबे अरसे में की गई थी और इसे सुरक्षित और बहुत ही सावधानी पूर्वक अंजाम देना था, जो बेहतर तरह से आंदोलनकारियों ने दिया।
उसके बाद जब वो शहर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने खजाने को एक सुरक्षित जगह रखा। उसके बाद ठिकाने, जैसा कि कहा मैंने, पहले से तैयार थे तो सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच गए। पर चंद्रशेखर आजाद के मन में एक कुछ बात चल रही थी, शायद वो कुछ सोच रहे थे। ये क्या सोच रहे थे कहना बड़ा मुश्किल है, मगर उनके मन में एक बात थी जिसके कारण वो उस ठिकाने पर नहीं गए और बाहर ही एक पार्क में जाकर बैठ गए। इसके बाद ये खबर जैसे ही सुबह हुई बड़ी तेजी से फैलने लगी। उस वक्त प्रिंट मीडिया, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हुआ करता था। अखबारों में, विदेशों के अखबारों में, और जितने भी हिंदुस्तान से पब्लिकेशन छपते थे, उन्होंने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ छापा। अब फ्रंट पेज की ये खबर थी, फ्रंट लाइन की ये खबर थी, तो बड़ा ही लोगों ने इस खबर को नोटिस किया और बड़े ही सड़कों पर शोर मचा मचा के इस खबर को बेचा गया। तो जिस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद पूरी रात उस पार्क में काटने के बाद सुबह उन्होंने उस अखबार वाले की आवाज़ सुनी तो बड़ा ही गर्व महसूस किया खुद पर। मगर इतने में अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत सख्त हो चुकी थी। उन्होंने अपने जितने भी गुप्तचर थे उन सबको काम पर लगा दिया था। लगातार लोगों की शिनाख्त हो रही थी। इसके बाद क्या किया गया, आंदोलनकारी, जाहिर सी बात है, आंदोलनकारियों ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तो जिन जिन आंदोलनकारियों पर शक था उनकी शिनाख्त चालू हुई और उनको ढूंढना शुरू हुआ। लगातार कई दिनों तक छापेमारी चलती गई और आखिरकार 47 दिनों बाद, यानी 26 सितंबर को 1925 में उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई और कुछ लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और उसके बाद फांसी चढ़ाया भी गया। इसी के साथ 4 लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई। काला पानी की सजा पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती थी, आपने भी सुना होगा। उम्र कैद की सजा को काला पानी की सजा कहते थे, या फिर काला पानी की सजा पहले ये होती थी कि किसी टापू पर ले जाकर छोड़ देना। इसके साथ ही 17 लोगों को और भी जो इसमें दोषी करार हुए उनको भी बड़ी लंबी लंबी सजा सुनाई गई। जाहिर सी बात है, सारे लोगों को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त बड़े ही गौरव के साथ चलती थी। उसका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उसने एक एक कर सभी आंदोलनकारियों को पकड़ा और सबको सजा भी सुनाई। बस एक आंदोलनकारी उनसे हाथ से छूट गए थे, जिसके लिए ब्रिटिश हुकूमत पागल कुत्तों की तरह घूम रही थी, और वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ब्रिटिश हुकूमत ने उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद के नाम को टॉप वांटेड की लिस्ट में रख दिया। इतना ही नहीं, 5,00,000 रुपए का इनाम उस वक्त उनके सर पर रखा गया। उस वक्त 5 लाख रुपए, माफ कीजिएगा, उस वक्त के 5,000 रुपए आज के 5 लाख के बराबर ही होंगे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच भगत सिंह की गिरफ्तारी के लिए कुछ लोग, ब्रिटिश हुकूमत के कुछ पुलिस वाले एक कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज जिसमें भगत सिंह मौजूद थे, उनकर ऊपर जिस वक्त भगत सिंह को पकड़ने पहुंचे तो जाहिर सी बात है भगत सिंह ने अपना बचाव किया और एक पिस्तौल भगत सिंह के हाथों में थी और उन्होंने अपने बचाव में सामने पिस्तौल चलाई जो ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस कर्मी थे उनके ऊपर। मगर उसके बाद उनकी मैगजीन जो थी वो खत्म हो गई। उसके बाद भगत सिंह ने भागना शुरू किया। इस पूरे घटनाक्रम को चंद्रशेखर आज़ाद ऊपर बैठे हॉस्टल में बड़े ध्यान से देख रहे थे और वो देख रहे थे कि आखिर ये सारा खेल क्या चल रहा है। जितने भी लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिखा है और बताया है कि वो निशाने में बड़े माहिर थे, तो इस निशाने इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब भगत सिंह की गिरफ्तारी बेहद करीब थी, पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ने ही वाले थे, उस वक्त हॉस्टल में कई बहुत दूर से चंद्रशेखर ने एक निशाना लगाया था जो सीधा पुलिसकर्मी की थाई पर आकर लगा था और पुलिसकर्मी जख्मी होकर गिर गया था। तो उस वक्त भगत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और भगत सिंह भागने में कामयाब हो गए। तो ये भी एक कहते हैं, कई किताबों में जिक्र है कि भगत सिंह को एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने बचाया था और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी उस वक्त। इसके बाद एक किस्सा चंद्रशेखर आज़ाद का अगर पॉलिटिकल व्यू देखा जाए तो नेहरू से जोड़कर देखा जाता है। वो नेहरू
जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, तो एक बार किताबों की बात माने या पुराने लोगों की आप सुनेंगे, तो जब एक बार चंद्रशेखर आज़ाद की नेहरू से भी मुलाकात हुई थी। ये साल 1931 था, जब नेहरू जी के पिताजी के मरने के बाद एक शख्स उनसे मिलने उनके घर पहुंचा था। उसे देख के वो बड़े ही विचित्र वाले सवाल उन्होंने इख्तियार किए थे, क्योंकि उस शख्स की उम्मीद उन्हें आने की नहीं थी। नेहरू ने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो खूब सुना था, मगर सुना था आज से 10 साल पहले, जब वो आंदोलनों के चलते जेलों में जाया करते थे। जेल में कई दिन तक रहे, अंग्रेजी हुकूमत की बहुत मार सही, मगर उनका कहीं ना कहीं एक चेहरा सॉफ्ट कॉर्नर स्वतंत्रता सेनानी के, फ्रीडम फाइटर के रूप में देखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें इर्द गिर्द घूम रही थी, और जब ही चंद्रशेखर आज़ाद ने नेहरू से आज़ादी के लिए एक अपनी राय रखी। राय ये थी कि जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से आज़ादी नहीं ली जा सकती, और आज़ादी लेने के लिए हमें आतंकवादी रुख भी इख्तियार करना पड़ेगा। उस वक्त नेहरू इस पूरी सोच के खिलाफ थे। नेहरू की उस वक्त अलग आइडियोलॉजी थी इस पूरी चीज़ को लेकर, मगर चंद्रशेखर आज़ाद की सीधी राय थी कि आतंकवादी के तौर पर भी हम आज़ादी ले पाएंगे, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। अब सारी चीज़ों के उसके बाद लोगों की माने तो नेहरू ने उनकी मदद भी की, उन्हें रूस जाने के लिए कुछ पैसे भी दिए। बस उसके बाद 27 फरवरी का वो दिन आता है जब वो एक पार्क में बैठे होते हैं और अंग्रेजी हुकूमत आके उनके ऊपर उनको कहीं से पता चलता है कि एक उसी की वेशभूषा में और उसी के जैसा दिखने वाला शख्स, चंद्रशेखर के जैसे दिखने वाला शख्स एक जगह बैठा हुआ है। और जब पुलिस आती है शिनाख्त करने, तो पुलिस को एहसास हो जाता है ये और कोई नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद पर पहले पकड़ने के लिए पिस्तौल तानी जाती है, पर चंद्रशेखर आज़ाद उतने में फायर कर देते हैं। जाहिर सी बात है, क्रॉस फायरिंग होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी गोली लगती है, और सामने जो पुलिसकर्मी होता है उनको भी गोली लगती है। दोनों जख्मी हो जाते हैं, और पार्क में ये पूरा वाक्य को अंजाम दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस वाले ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं, तो इतने में वक्त मिल जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कई अधिकारी, कई बड़े पॉलिटिकल लीडर उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, मगर जब तक उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। मगर चंद्रशेखर आज़ाद का खौफ इस बात से लगा सकते हैं कि मृत होने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश पुलिस वाले उनके पास जाने से कतरा रहे थे, और बड़ा ही एक भय का माहौल उनके मन में था। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टरों को बुलाया जाता है, कई पॉलिटिकल लीडर पहुंचते हैं, मगर जब तक वो मृत घोषित कर दिए जाते हैं। और जिन पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाले की मौके पर मौजूद मौत हो जाती है, जो दूसरा पुलिस वाला होता है उसे चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मात्र 2 मिनट की, जाननी बेहतर है आपको, क्योंकि जिस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद की मौत हुई उसके बाद जो 2 पुलिसकर्मियों ने चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली चलाई, उनमें से एक शख्स की मौत हो गई, और दूसरे को उपहार के रूप में ब्रिटिश हुकूमत ने वो चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल दी, जिसे वापस लाने के लिए भारत सरकार ने उनसे लिखित में अनुरोध किया था। जब जाके चंद्रशेखर आज़ाद की वो बंदूक वापस आ पाई, वो पिस्टल वापस आ पाई। और इसी के साथ जब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई और वो शहीद हुए, तो उनके पास से 448 रुपये मिले। इसी के साथ 16 गोलियां भी मिली। लोगों की माने और सूत्रों की माने, जो पुराने लोगों ने कुछ किताबों में जिक्र किया है, तो वो कहते हैं ये वही 448 रुपये थे जो उन्हें रूस जाने के लिए नेहरू ने दिए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये बात सच है कि जब जब चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया जाएगा वो बड़े गौरव के साथ लिया जाएगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में चंद्रशेखर आज़ाद को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाएगा।